हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक थॉट है जो डिस्कस करते हैं। एवरीथिंग इज इजी इफ़ यू आर क्रेजी एंड नथिंग विल बी इजी इफ़ यू आर लेजी। सो अगर कुछ पाना है, कुछ करके दिखाना है, तो हमें क्या होना पड़ेगा? उस काम के लिए क्रेजी होना ही पड़ेगा। और अगर लेजी की तरह हम ऐसे ही पड़े रहेंगे तो शायद वो काम होगा नहीं, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो या नहीं हो, अपना कोई भी काम हो सकता है। तो हमें उसके लिए क्रेजी होना पड़ेगा, उसे अलग हट के करना पड़ेगा। ठीक है, लेजी होकर के वो काम अचीव नहीं होगा। सो स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली कितने लॉज होते हैं हमारे थर्मोडायनेमिक्स में? पहले तो हम पेन सेलेक्ट कर लें। पेन सेलेक्ट किया, पेन की इंक ले लेते हैं थोड़ी सी रेड। ओके, नहीं ब्लू लेते हैं, ब्लू थोड़ा सा ठीक है। ओके, हाँ। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब बात करते हैं कि कभी भी जब भी हमने लॉज देखे थे, ठीक है, तो कहीं पर भी देखे तो जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये जीरोथ लॉ नाम की चीज ऐसी क्यों आई? मतलब ऐसा यहाँ पे क्यों नाम आया कि जीरोथ लॉ भी कोई लॉ है? तो बेसिकली इसका पार्टीशन ये था कि सबसे पहले लॉ बना हमारा फर्स्ट, और फिर जब कोई एक ऐसा लॉ है कि क्यों ना हमने हीट का ट्रांसफर तो कहीं दिखाया ही नहीं है कि हीट का ट्रांसफर किधर होगा, तो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन हमने शो नहीं करी। तो वो शो करने के लिए एक लॉ दूसरा बनाना था, लेकिन फर्स्ट लॉ एक्चुअली पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुका था, तो अब इसको क्या नाम दे सकते? अच्छा, सेकंड लॉ आ नहीं सकता था क्योंकि उसके बाद का नहीं था ये, उससे पहले का कुछ बेसिक चीज थी जो हमने कोई लॉ उसके लिए नहीं बनाया, इसलिए उसको नाम दिया गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है उसका डिस्कशन करते हैं। तो zeroth law of thermodynamics, the zeroth law of thermodynamics state that if two systems are in thermodynamics इक्विलिब्रियम, तो अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होती है? जब टेम्परेचर सेम हो जाता है विद अ थर्ड सिस्टम, देन देयर आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ठीक है, इस तरह से ये लॉ होता है। अब लॉ सिंपल सा है, ये हम सब जगह देखते आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वो नया चीज बता दी गई है। लेकिन कुछ हम इस तरह से बात करते हैं कि बेसिकली अगर एक सिस्टम ए है तुम्हारा, ये सिस्टम ए है, किसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है? ये विथ सी के साथ। ये जो सी हमारा दिख रहा है, इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है। इट मीन्स कि इसका टेम्परेचर इसके टेम्परेचर के साथ सेम है। एंड सिस्टम बी इज इक्वल टू सिस्टम सी, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम किसके साथ है? ये बी सी के साथ है। तो कहने का ये है कि अगर ए सी के साथ है, बी सी के साथ है, तो ए एंड बी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। लॉ, जीरोथ लॉ ये है। तो अब ये तो हमें पता ही ना कि अगर एक बॉडी का टेम्परेचर है, दो थर्मामीटर ले लिए मान लिया, क्योंकि थर्मामीटर का कॉन्सेप्ट कुछ इसी से आया था कि एक बॉडी है और दूसरी बॉडी ये है, और मान लें कि इससे टेम्परेचर हमने मेज़र किया, तो इसमें थर्मामीटर में मेज़र हो गया, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई है। फिर सेकंड लिया हमने, यहाँ पे इसके मेजरमेंट में की, तो दोनों का टेम्परेचर फिर आ गया। तो अगर दोनों की रीडिंग सेम आ गई, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम में ये है और थर्मल इक्विलिब्रियम में ये है, और ये दोनों एक ही चीज़ है, तो फिर वो किसके बराबर हो जाएगी? यानी कि ये दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। ठीक है, थर्मामीटर में मान लेते हैं इसमें भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड आया और इसमें भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड आया। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि ये है। तो जीरो तो बड़ा सिंपल सा लॉ था, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं थी। अब बात आती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट एनर्जी इज नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मतलब जैसे कि हमारा सब जगह यही है। मतलब अगर हम बात करें गीता में, तो गीता भी हमारी, जैसे कि अगर आत्मा है तो उसको भी हम यही बोलते हैं ना कि आत्मा क्या है? अजर और अमर है। तो एनर्जी की फॉर्म है आत्मा भी। इट इज नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, आत्मा को बनाया या उसको बर्बाद नहीं किया जा सकता, कुछ भी नहीं किया, तो वो गीता का अपना है। लेकिन हम यहाँ पे एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब इस तरह से बात करते हैं। बेसिकली द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, डेल्टा यू, डेल्टा यू क्या है? हमारी इंटरनल एनर्जी है, इक्वल टू द नेट हीट ट्रांसफर इनटू द सिस्टम क्यू प्लस द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम। और मैथमेटिकली अगर उसकी बात करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? कुछ इस तरह से, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब ये है क्या कि अगर कोई, मान लेते हैं कि अब सीधी सी बात है कि हमें चाय बनानी है। अब चाय बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक
पॉट रखेंगे अपनी गैस के ऊपर, जिसमें हम पानी रख देंगे और गैस को ऑन कर देंगे। अब गैस को क्या ऑन होते ही ये पानी गर्म हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है। चलो अच्छा, अभी पानी गर्म नहीं करते, इसके ऊपर कुछ ऐसा रख देते हैं, ढक्कन रख दिया हमने। ठीक है। अब ये पानी के जैसे ही हम गैस ऑन करते हैं तो ढक्कन ऊपर की तरफ उठने लग जाता है? नहीं उठता है, पहले वह ये चेंज होता है, इसका टेम्परेचर चेंज होता है। इट मीन्स कि इसकी इंटरनल एनर्जी कुछ चेंज होती रहती है। इसकी इंटरनल चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, और जब तक चेंज होती है, जब उसके वॉल्यूम, जैसे इसके मॉलिक्यूल इंक्रीज करने लगते हैं तो फिर ये ढक्कन ऊपर की तरफ उठने लगेगा, यानी कि कुछ वर्क डन हो रहा है। तो ये वर्क डन यानी कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हुआ क्या है? यानी कि जितनी उसके हीट दी गई और जितना वर्क डन हुआ था, कुछ इंटरनल एनर्जी इस तरह से चेंजमेंट आ सकती है। ठीक है, यहाँ तो बात करते हैं वर्क डन की। ठीक है, तो इस वजह से कुछ ऐसा है। तो एग्जाम्पल आपके समझ में आया होगा, आई होप। सो अब हम इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था और जो अभी पढ़ा था। आज का वीडियो थोड़ा लंबा नहीं करेंगे, तो इस वजह से कुछ ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये क्वेश्चन आता है हमारे पास, फॉर अ गैसियस सिस्टम फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इफ द हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज 50 जूल एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज 16 जूल। तो सिंपल सा है, अभी ये तो हमने अभी भी फार्मूला ही पढ़ा हुआ है कि अगर किसी सिस्टम को क्या दिया गया है। चलो थोड़ा सा पेन की इंक चेंज करते हैं, कुछ मज़ा नहीं आ रही इसमें। रेड कर लेते हैं, थोड़ा सा डार्क ये कर लेते हैं, चलो। हाँ, अभी क्या है कि हीट सप्लाइड ऑफ द सिस्टम, मतलब हीट कितनी सप्लाई की गई सिस्टम को? 50 जूल। और वर्क डन कितना हुआ इससे? 16 जूल। तो कह रहा है कि सिस्टम में इंटरनल एनर्जी में कितना चेंजमेंट हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे बात आ रही है कि एनर्जी को सप्लाई करने की। ठीक है। और वर्क डन हमारा कितने जूल का हो? इतना। तो हम इससे अगर निकालें तो कैसे निकालेंगे? अगर ये 50 जूल है, किसके इक्वल होना चाहिए था? यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी जो चेंज हुई है, यू प्लस इस जो ये 16 की जो इक्विवेलेंट है 16। तो हमारा u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 जूल माइनस 16 इज इक्वल टू कितना हुआ? 34 जूल। यानी कि उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज करने के लिए कितनी हीट लगी? 34 जूल लगी, और बाकी उसने वर्क डन किया, और क्योंकि हमने प्रोवाइड कितनी की थी? 50 जूल। तो इससे हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि अगर हमें पूरा डायग्राम अगर शो हो और हम एक एक पॉइंट अगर इसको डिस्कस कर पा रहे हो, समझ पा रहे हैं कि कहने का मतलब क्या है, तो थर्मोडायनामिक्स वेरी इजी हो जाती है। थर्मोडायनामिक्स बेसिकली इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं जितनी हमें लगती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। A gas undergoes expansion in such a manner that its PV diagram plots in a downward sloping straight line as shown in the figure. What happened to the temperature during the process? अब बात करते हैं कि अभी क्या है कि हमने पीवी डायग्राम पढ़ा था आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पीवी डायग्राम कैसे था? कुछ इस तरह से था। ठीक है। और अगर कई सारे प्रोसेस, कुछ अगर हम इस तरह से डिफाइन करें तो ये प्रोसेस है, ये क्या अलग अलग टेम्परेचर पे, लेकिन क्या है, हर प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है। मतलब अगर ये प्रोसेस, अगर ये T1 है और ये सेकंड क्या है T2, इसके लिए टेम्परेचर T3 और T4। तो ये क्या अलग अलग कर ड्रॉ कर सकते हैं, बस वैल्यू सबकी अलग अलग है। लेकिन ये क्या है, T1 इज ग्रेटर देन, नहीं, T1 इज लेस देन T2, लेस देन T3 एंड लेस देन T4, क्योंकि सब एक दूरी, यानी कि ये जो है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से कम। तो हम वही ड्रॉ करते हैं। चलो इस पे इस तरह से अगर ये फिगर है तो कुछ हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट आओ, कुछ फिर इस तरह से, और भी अगर बारीक बारीक पॉइंट हम लेके आए कुछ इस तरह से हम ला सकते हैं अपनी को वेरीफाई करने के। ये कुछ इस तरह से फिगर बनाया। अब इस फिगर से बनाने से क्या हुआ कि अभी क्या है हमारे पास ऑप्शन क्या है, इट इंक्रीजेस। मान लेते हैं कि टेम्परेचर कैसा है, ये T1 है, और ये टेम्परेचर कैसा है, T2 है, इधर वाला टेम्परेचर T3 है, यहाँ वाला टेम्परेचर T4 है, और ये T5 है, एंड ये T6। तो T5 तक ही कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि ये यहीं पर टच हो रहा है। अब यहाँ पे देखो कि पहले टेम्परेचर क्या है, इस पॉइंट पे T1, फिर इस पॉइंट पे T2, इस पॉइंट पे T3 एंड इस पॉइंट पे T4, और इस पॉइंट पे T5, T4 T5, हाँ, फिर ये T6 हुआ, लाइन थोड़ा सा, हाँ ठीक है। और फिर क्या किया, फिर यहाँ पे अगेन T5 हुआ, फिर T4 हुआ, फिर T3 T2 T1।
यानी कि पहले टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि T1 से T2 फिर T3 इंक्रीज करता हुआ जा रहा है। फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सारी लाइंस क्या है, टेम्परेचर लाइंस हैं। तो इस वजह से हम इस पे आंसर क्या लगा सकते हैं कि इट इंक्रीजेस फर्स्ट देन डिक्रीजेस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस डिक्रीजेस नहीं हो सकता है। तो ये इसको काउंट, मतलब ये सबसे पहला ऑप्शन दिमाग में आ सकता है, लेकिन क्या है, कर्व इस तरह से बनता है, तो ये वाला नहीं हो सकता। डेटा सफिशिएंट नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता था। अब कंफ्यूजन केवल इनमें और इनमें थी, तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, फर्स्ट आंसर। सो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस आर चेंज्ड एज सोन इन द पीवी डायग्राम इन द फिगर अहेड। द टेम्परेचर ऑफ द गैस। पीवी डायग्राम हमें दिया हुआ है सिंपल सा, और इसका साइकिल कैसी है, ए टू बी, यानी कि प्रोसेस गया है ए टू बी टू सी टू डी एंड डी टू ए, ये प्रोसेस है। अब कह रहा है कि इन चार ऑप्शंस में से क्या सही है। अच्छा, सबसे पहली बात आती है थर्ड ऑप्शन की तरफ, रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग दीज चेंजेस। तो क्या रिमेन कांस्टेंट है, मतलब अभी क्या है, क्या टेम्परेचर की बात हो रही है ना, टेम्परेचर ऑफ द गैस। अब टेम्परेचर कैसा होता था पीवी डायग्राम में, कुछ इस तरह से, तो इस तरह की कोई लाइन नहीं है, यानी कांस्टेंट तो नहीं, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, कहीं से भी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं डिक्रीजेस एट इज गोज फ्रॉम डी टू ए से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज क्या हो सकता है, अगर देखो, अगर ये लाइन हम इस तरह से बनाए कुछ, तो ये क्या हो रहा है, सबसे पहले लाइन क्या हो गई हमारी, ये लाइन। तो ये लाइन तो सबसे पहले इधर होगी, फिर ये हो, तो इस तरह से बढ़ते तो इंक्रीज होता है टेम्परेचर, यानी कि डिक्रीज तो नहीं हो रहा होगा। देखो टेम्परेचर पहले इंक्रीज, तो इस लाइन से ऐसा इंक्रीजमेंट आ सकता है। किस लाइन में कैसा इंक्रीज, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं है। फिर क्या, इंक्रीज एट इट गोज फ्रॉम बी टू सी। अभी हमने देखा कि जब नीचे से जा रहा था डी टू ए, तो क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। और ये प्रोसेस क्या है, बी टू सी आने पे इंक्रीज करने को कह रहा, तो इंक्रीज इससे तो नहीं कर सकता, क्योंकि अभी बोला है क्या, डिक्रीज करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ से अगर इस तरह गया तो इंक्रीज करेगा, और अगर नीचे की तरफ आएगी लाइन तो डिक्रीज करेगा टेम्परेचर, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं हुआ, ऑप्शन बी गलत। अब बचता है ऑप्शन सी, तो अब तीन जब चेक कर लिए तो अपने आप ये सही कर दें, अगर नहीं है तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, कैसे है ये, थोड़ा रब कर दें, फिर हम इजिली फिर से डायग्राम बनाते हैं। वैसे आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन तब भी हम एक बार इसको ड्रॉ करके देखना चाहते हैं। अब क्या क्या, इंक्रीजेज एट इज ग्रोथ फ्रॉम ए टू बी जाने पे वो इंक्रीज करता है, तो हम ऑब्वियस सी बात है सारी अपनी टेम्परेचर लाइंस बना लें। तो देखो क्या हो रहा है, टेम्परेचर हमें पता ही है कि जो सबसे लास्ट वाला होगा टेम्परेचर कैसा होगा, सबसे ज़्यादा इंक्रीज होगा। यानी कि अगर ये T1 है, T2, T3, T4, T5, T6, तो क्या होगा, T1 is less than T2 is less than T3 is less than T4 is less than T5 is less than T6। ठीक है, तो यानी कि टेम्परेचर कैसा है, इंक्रीज करा T1 टू T6, यानी कि सारे पॉइंट कैसे हैं, देखो इंक्रीज करते हुए जा रहा है, यानी कि इंक्रीज एज इट गोज फ्रॉम ए टू बी। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ वी मूव इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज two gases are said to be thermal equilibrium when they have same। अब थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो हमने क्या बोला कि थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब टेम्परेचर सेम होगा दोनों प्रोसेस का। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व बेस्ट रिप्रेजेंट एज आइसोथर्मल प्रोसेस। अब ये तो हमने बार बार पढ़ा हुआ था कि पीवी डायग्राम है अगर, तो सारे तो पीवी डायग्राम दिया हुआ है। पीवी डायग्राम में आइसोथर्मल प्रोसेस का कैसा सिंबल होता है, मतलब कैसी लाइन जाती है, कैसा ग्राफ होता है, इस तरह से होता है। तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है हमें, तो तुरंत ऑप्शन आया और तुरंत मारा हमने ऑप्शन थर्ड। बाकी सब तरफ देखना ही नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, आइसो बारिक प्रोसेस है। ये कैसा है, आइसो कोरिक प्रोसेस है, और ये कोई टाइप का प्रोसेस नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन इन गिवन साइकिल प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। अब वर्क डन निकालना है। अब वर्क डन कैसा है कि यानी कि हमें पर्टिकुलर किसका निकालना है, इस पर्टिकुलर का अगर हम एरिया निकाल लें तो हमारे इस पूरी साइकिल का वर्क डन आ जाएगा। तो अब इसका एरिया क्या है हमारे पास, ये क्या बना है, रेक्टेंगल फॉर्म बना है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अगर इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ कितनी है इसकी, तो लेंथ के लिए क्या करेंगे, इस 5 V नॉट से इस 2 V नॉट को माइनस कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगी।
ठीक है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि लेंथ कितनी है इसकी, 5v0 माइनस 2v0, तो इज इक्वल टू 3v0। एंड ब्रेड्थ की बात करें तो कितना हो जाएगा, p0, 3p0 माइनस p0, इट मीन्स इज इक्वल टू 2p0। तो हमारे पास ऑप्शन कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, वर्क डन इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 3v0 इंटू 2p0 इज इक्वल टू 6v0 p0। या ऑब्वियस ही बात है, p0 v0 कर लें, सेम है। तो आंसर ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, थर्ड। थर्ड ऑप्शन करेक्ट। ओके, नाउ मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इंडिकेटर डायग्राम। तो ये पता होना चाहिए, इंडिकेटर डायग्राम का मतलब होता है कि वर्क डन कितना हो रहा है, और वर्क डन कौन सा रिप्रेजेंट करता है, हमारा पीवी कर्व। तो पीवी कर्व को हम दूसरे नाम से कैसे जानते हैं, एक इंडिकेटर कर्व के नाम से जानते हैं, या इंडिकेटर डायग्राम। तो जब भी पीवी कर्व लिखा हो या इंडिकेटर डायग्राम लिखा हो, बात एक ही होता है। तो यहाँ तो क्वेश्चन ही है कि इंडिकेटर डायग्राम इज अ पीवी कर्व। ओके, नाउ मूव इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस शोन इन द फिगर। अभी क्या है कि ये ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। अगर ये ऑप्शन है तो, अगर लास्ट क्वेश्चन एक याद है कि हमने ऐसे कुछ साइक्लिक प्रोसेस का कराया था कि कितना होगा, तो इसका एरिया निकाला था। तो एरिया निकालने पे कुछ हमारा पाई से रिलेटेड कुछ आया था, क्योंकि ये सर्कल है तो पाई आएगा ही आएगा। तो इस ऑप्शन में कौन सा, किस में पाई दिख रहा है तुम्हें, पाई की वैल्यू ये दिख रही है, तो आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन 3 मार दें। ठीक है, कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि कंपटीशन है और कंपटीशन के लिए इतना हम सोचते रहें तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर चलो प्रोसेस देखना है कि इसका प्रोसेस कैसे होता है, तो प्रोसेस भी एक बार देख लो कि मे भी कभी दो तीन अगर ऑप्शन दे दें तो फिर कैसे करेंगे। तो इस ऑप्शन से अगर देखा तो हमें सिंपल सा एक ऑप्शन मिल गया, तो हमने तो यही टिक कर दिया। अब देखते हैं कैसे। अभी क्या बोला है कि अगर कोई सर्कल है उसका डाया अलग अलग है, ठीक है, मतलब यहाँ से इसका रेडियस अलग है और यहाँ से उसका रेडियस या डायामीटर अलग है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, पाई r1 r2, और डायामीटर के रिस्पेक्ट में देखें तो d1/2 मल्टीप्लाई बाई d2/2, यानी कि हम बोल सकते हैं पाई d1 d2/4। ये हमारे पास फार्मूला आता है। ठीक है, अब ये माइनस और प्लस की बात करते हैं। याद करो कि उससे पहले बताया वर्क डन, अगर हमारा साइकिल कैसी हो, ये कैसी साइकिल जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज। और जब एंटी क्लॉकवाइज होगी तो वर्क डन हमारा कैसा होगा, निगेटिव। यानी कि ऑप्शन में आना चाहिए निगेटिव, तो ये वाला ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट हो जाना चाहिए था, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये इसलिए माइनस साइन लगा हुआ है। कैसा होगा, निगेटिव वर्क डन होगा। अब इससे निकालना, पहला क्या है हमारा डी वन के लिए अगर हम ये निकालना चाहें इसका डायमीटर, तो डायमीटर कैसे निकालेंगे, इसको और इसको माइनस कर दें, तो कितना हो जाएगा, कुछ यहाँ पे करते हैं, तो पाई d1 के लिए करेंगे 3v0 माइनस v0/2, एंड अगेन मल्टीप्लाई बाई 3p0 माइनस p0/2। तो कैसे आएगा, पाई जैसे माइनस किया 2v0/2 एंड 2p0/2, टू टू कैंसिल आउट, टू टू कैंसिल आउट, कितना आया, पाई v0 p0, या बोल सकते हैं पाई की जगह वैल्यू है, माइनस में साइन है तो -22/7 p0 v0। तो इस तरह से हमारा आंसर ऑप्शन थर्ड आया है। ओके, सो अब इसके आगे हम थर्ड थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ है एंड थर्ड लॉ है, उसके न्यूमेरिकल्स और उसकी थ्योरी हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक